हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सीकर। तो आई होप आपका टेस्ट बेटर हुआ होगा। उसमें अगर कोई मिस्टेक्स हुई है तो उसे आप वापस इंप्रूव करने की कोशिश करें। बार बार एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ते रहें, एक एक चीज़ को कंसेप्ट क्लियर करें, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सॉल्व करें। आप सीएलसी जो मॉड्यूल और जो भी आपको स्टडी मटेरियल क्वेश्चन बैंक जो प्रोवाइड करा रही उसका पूरा यूज़ कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को और बेटर बिल्डअप कीजिए और अपनी तैयारी नीट के थ्रू और बेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। पहला था पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा था रेस्पिरेटरी सिस्टम, तीसरा था सर्कुलेटरी सिस्टम। 3 सिस्टम हम पढ़ चुके हैं शरीर के। ये चौथा सिस्टम है जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। क्या नाम है? उत्सर्जन, एक्सक्रीटरी सिस्टम। आपने सुना होगा उत्सर्जन। शरीर में खूब सारे तंत्र है, उनमें से एक तंत्र है उत्सर्जन तंत्र, जिसमें हमारे शरीर के अंदर जितने भी अनावश्यक पदार्थ हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती हमारे शरीर में, उनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है मूत्र के साथ में। और मूत्र निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो अपने होती है किडनी में। यानी किडनी हमारे शरीर की गंदगी को फिल्टर करता है, हमारे ब्लड को फिल्टर करके उसमें जितना भी कचरा होता है, जितनी भी गंदगी होगी, जितनी भी अनावश्यक चीजें होती है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है, उन सबको मूत्र के साथ निष्कासित कर लिया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था मल निकल जाता है बॉडी से बाहर। और उत्सर्जन में अपन बात करेंगे जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं जो हमारे रक्त में हमारे शरीर के अंदर बनते हैं, उनको फिल्टर किया जाता है किडनी के द्वारा, गुर्दों के द्वारा, रीनल भी कहते हैं इसको। फिल्टर करके शरीर से बाहर निकाला जाता है मूत्र के साथ में। इसे अपन कहते हैं उत्सर्जन। किडनी है इसका मुख्य भाग, गुर्दे जिसे अपन कहते हैं, विक्र जिसे अपन कहते हैं, फिर मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय जहाँ मूत्र इकट्ठा होता है, फिर हमारा मूत्र मार्ग जिसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है मूत्र को। ये सारा अपने अपशिष्ट पदार्थ का रूट रहेगा। तो अपन शुरू कर रहे हैं आज से नया टॉपिक, इसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र बोले तो एक्सक्रीटरी सिस्टम। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उत्सर्जन क्या है। भाई उत्सर्जन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले अपन को ये तो पता होना उत्सर्जन क्या है। क्या है परिभाषा, क्या है इसकी? बोले तो अंग्रेजी में कहते हैं एक्सक्रीशन। क्या है एक्सक्रीशन? क्या है उत्सर्जन? क्या है? तो इसकी परिभाषा अपन लिखते हैं, शरीर में बनने वाले नाइट्रोजन युक्त ऐसे पदार्थ जो नाइट्रोजन रखते हैं, शरीर में बनने वाले नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना उत्सर्जन कहलाता है। क्या है परिभाषा? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ। ध्यान रखिएगा, ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जिनमें नाइट्रोजन हो, हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो, उनका उत्सर्जन होना आवश्यक है। अगर वो शरीर में सामान्य मात्रा से ज्यादा हो गए तो शरीर को हानि हो सकती है, शरीर की क्रियाविधि डिस्टर्ब हो सकती है। चलिए कैसे, अब आप देखिए किस तरह से ये बनते हैं। हमें पता है ये कुछ कोशिकाएं बना रहा हूं मैं आपके सामने, ये सेल्स है, ये इसका केंद्रक है। ये कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक, टिश्यू। ये कोशिकाएं हैं। कोशिकाओं के अंदर आपको पता है एमिनो अम्ल होता है। एमिनो अम्ल होता है, ये हम जब प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या बनता है? एमिनो एसिड। वो किस में आता है? अपने को अवशोषित होकर ब्लड में, ब्लड के माध्यम से कहां पहुंचता है? कोशिकाओं में, और वहां ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये एमिनो एसिड कोशिकाओं के अंदर पड़ा है। और कोशिकाएं किसका उपयोग करती है? आपको पता है ऑक्सीजन का। बिना ऑक्सीजन के तो कुछ होगा नहीं। और इसके अंदर होता है, यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। पता है, भोजन का ऑक्सीकरण होता है।
ये लीजिए, दोनों लिख देता हूँ हिंदी और इंग्लिश में। भोजन का क्या हो गया यहाँ पर, ऑक्सीकरण। एमिनो एसिड भोजन ही है अभी तक, और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बनता है, देखो CO2 बनती है, H2O बनता है, ATP बनता है, ऊर्जा भी मिलती है, उष्मा यानी हीट भी मिलती है, लेकिन साथ में क्या क्या बनता है, देखो आप, अमोनिया बनती है, प्लस यूरिया बनता है, प्लस यूरिक एसिड बनता है, और भी खूब सारे पदार्थ बनते हैं। क्लियर। अब आप देखो, CO2 तो हमें पता है किस फेफड़ों के माध्यम से बाहर निकल जाएगी शरीर से, वाटर हमारे काम आ जाएगा, ATP ऊर्जा काम आ जाएगी, उष्मा हमारे शरीर का तापमान बनाने में काम आ जाएगी। लेकिन अमोनिया, इधर देखिए आप, ये सारे अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये तीनों के तीनों क्या है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ हैं। ये नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ हैं, ये तीनों। ये शरीर में ज्यादा हो गए तो शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं, शरीर की क्रियाविधि को डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसलिए इनका निष्कासन करना ही उत्सर्जन कहलाता है। क्लियर। ये बनते हैं अपने इस तरह से, सेम ये इन दोनों का मतलब एक ही है। वाटर हमारे काम का है, ATP हमारे काम का, हीट हमारे काम की चीजें तो तीन ही है, बाकी तो सब ये CO2 फेफड़ों से बाहर निकल जाएगी जब अपन सांस लेंगे। क्लियर। अब आती है बात, सबसे ज्यादा विषैला कौन है, जिसको अपन कहते हैं टॉक्सिसिटी कर्म, यानी कि विषैला कर्म। सबसे ज्यादा विषैला कर्म कौन सा है, सबसे ज्यादा विषैला कौन है, सबसे ज्यादा विषैले की बात करें तो सबसे ज्यादा विषैला होता है कौन, अमोनिया। अमोनिया सबसे जहरीली है, उससे कम होता है यूरिया, और सबसे कम विषैला होता है वो होता है यूरिक एसिड। तो आपको ये कर्म ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन है, सबसे विषैला, टॉक्सिक का मतलब जहरीला, विषैला, पॉइजनस, वो है अमोनिया। सबसे ज्यादा अमोनिया विषैली है, उससे कम यूरिया, और सबसे कम यूरिक एसिड। तो अब आपको पता होना चाहिए कि हम किस बेस पर कह रहे हैं कि यूरिया अधिक विषैला है। तो ये आधार रहेगा जल की हानि। जब यूरिया हमारे शरीर से निकलता है तो कितना जल साथ में ले जाता है, कितना वाटर को निष्कासित कर लेता है अपने साथ, वो ही उसका विषैला कर्म है। कैसे, जैसे 1 ग्राम, ये लिखता हूं नीचे, 1 ग्राम अमोनिया निष्कासन, यानी कि पूरा तो लंबा हो जाएगा, 1 ग्राम अमोनिया को उत्सर्जित करने में 400 ml वाटर की आवश्यकता होती है। कितनी, 1 ग्राम यूरिया को उत्सर्जित करने में कितने वाटर की आवश्यकता कितनी है, 400 ml, लगभग आधा लीटर। और यही मैं लिखूं, 1 ग्राम यूरिया को उत्सर्जित करने में 50 ml वाटर की आवश्यकता होती है। तीसरा मैं लिखूं, 1 ग्राम यूरिक एसिड को निष्कासित करने में केवल 10 ml वाटर की आवश्यकता होती है। तो सबसे कम विषैला कौन हो गया, आपके यूरिक एसिड हो गया, क्योंकि जब ये शरीर से निकलता है तो जल की हानि शरीर में सबसे न्यूनतम होती है। क्लियर। ये लिखिए आप मेन काम की बातें, फिर अपन बात करते हैं आगे की। यानी एमिनो एसिड जो है उससे ये 3 प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। लिखिए, आज नए चैप्टर का पहला दिन है, आराम से पढ़िए। ओके साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता चल गया उत्सर्जन की परिभाषा, ये थी परिभाषा।
चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगली बात है जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, मांसाहारी जंतु जो होते हैं, जिसको अपन कहते हैं अंग्रेजी में कार्निवोरस, मांसाहारी एनिमल्स यानी जंतु, एनिमल्स प्रोटीन का खाने में उपयोग ज़्यादा करते हैं। सही बात है, वो तो मीट ही खाते हैं, ज़्यादा करते हैं, इसलिए या इसी कारण उनमें अमोनिया की मात्रा ज़्यादा बनती है। ध्यान रखना, यानी मांसाहारियों में ज़्यादा बनती है। शाकाहारी यानी ओमनिवोरस खाने में मीट यानी मांस का उपयोग नहीं करते हैं। दाल वाल खाना वो तो शाकाहारी है, लेकिन मीट की बात कर रहा हूं मैं, मांस की उपयोग नहीं करते हैं। इसी कारण उनमें अमोनिया की मात्रा कम बनती है। सही बात है, तो ध्यान रखिएगा, शाकाहारी में अमोनिया कम बनती है और मांसाहारी में अमोनिया ज़्यादा बनती है, क्योंकि वो प्रोटीन खाते हैं। क्लियर? चलिए सर, अब आती है टॉपिक नया आज का। ये तो था एक नोट, ये नोट लिखना है आपको, पूछ ले आप, जैसा मांसाहारी में अमोनिया ज़्यादा क्यों बनती है, तो क्यों वो प्रोटीन खाते हैं, खाने में प्रोटीन का उपयोग करते हैं। ओके, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन के आधार पर जंतुओं को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। कैसे देखिए, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ हमारे पास मुख्य रूप से 3 है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अब कौन सा जंतु अमोनिया का उत्सर्जन करता है, कौन सा जंतु यूरिया का करता है और कौन सा जंतु यूरिक एसिड का करता है, तो तीनों को अलग अलग श्रेणियों में बांट देते। अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जंतुओं को अपन कहेंगे अमोनोटेलिक। क्या कहेंगे? अमोनिया उत्सर्जी या अमोनोटेलिक। यूरिया का यूरियोटेलिक, एमिनो एसिड का हो तो यूरिकोटेलिक। यानी 3 अलग श्रेणियां बनाएंगे जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ के आधार पर आधारित होगी। तो देखो, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर अपने 3 श्रेणियां बनाई। एक जो अमोनिया यानी कि अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जंतु ही करेंगे, उसे अपन क्या कहेंगे? अमोनोटेलिक। ध्यान रखिए, क्या कहेंगे? अमोनोटेलिक, जो अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे। दूसरा, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले, उनको अपन क्या कहेंगे? यूरियोटेलिक। यूरिया का उत्सर्जन करने वाले को क्या कहेंगे अपन? यूरियोटेलिक। आगे लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे इसका मतलब, करने वाले जंतु लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए। तीसरा है यूरिक एसिड का उत्सर्जन
करने वाले जंतु, उसको आप क्या बोलोगे? यूरिको। को लगाना, देखो इसमें ई है, इसमें आई है, कोटैलिक, यूरिकोटैलिक। तो तीन हो गए, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक। ये अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले वो। अब अपन इसके लेते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण, कि कौन से अमोनोटैलिक होंगे और कौन से यूरियोटैलिक होंगे और कौन से। बिल्कुल, पहली बात, इनके शरीर में अमोनिया NH3 की मात्रा ज्यादा होने के कारण, ज्यादा बनने के कारण यह अमोनिया का उत्सर्जन, इनमें किडनी विडनी तो होती नहीं बेचारों में, अमोनिया का उत्सर्जन शारीरिक सतह, अंग्रेजी में कहते हैं जिसको बॉडी, सतह को क्या कहते हैं? सरफेस, यानी चमड़ी के ऊपर से डायरेक्ट निकाल देते हैं, मतलब कोई किडनी विडनी में जाने की जरूरत नहीं है, लीवर फीवर में, जहां से बड़ा सेल में वहीं त्वचा से बाहर आ जाएगा, शारीरिक सतह से बाहर आ जाएगा। जैसे विसरण विधि, जानते हो ना विसरण? क्यों भाई लोगों, बॉटनी में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, डिफ्यूजन मैं बता देता हूं नहीं तो। विसरण का मतलब होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, यानी शरीर में मात्रा अमोनिया की ज्यादा है और बाहर पानी में कम है, तो कहाँ आ जाएगा? शरीर से पानी में आ जाएगा। जैसे ऊपर पानी की टंकी भरी है, नीचे नल चलाते हैं, ऊपर प्रेशर ज्यादा है, नीचे पानी आएगा, तो विसरण ही है, हायर टू लोअर ही हुआ। विसरण विधि से होता है। कौन सी विधि से? विसरण विधि से होता है। ध्यान रखिएगा, शारीरिक सतह, दो चीजें याद रखनी है, शारीरिक सतह और कौन सी विधि? विसरण, ये दो रटके रखनी है भाई आप, तो अंदर अमोनिया ज्यादा है। अब लेते हैं अपन इसके एग्जाम्पल, ये तो एक परिभाषा हो गई इसकी, अब ले लेते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है इसका, वो लिखिए आप, जलीय उभयचर। जलीय जो जल में रहते हैं, उभयचर, उभयचर कौन से? जो जल और थल दोनों पे निवास करते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? उभयचर। जैसे मेंढक हुआ उभयचर, लेकिन मेंढक इसमें नहीं आएगा, ध्यान रखना, मेंढक किसी और में आएगा। मेंढक की जो लार्वा अवस्था होती है उसको अपन कहते हैं टेडपोल, वो लार्वा अवस्था यानी उसकी प्रारंभिक अवस्था जो होती है उसकी विकसित वाली, वो इसमें आएगी। जलीय इंग्लिश में लिखेंगे अपन, जलीय को क्या कहते हैं? एक्वाटिक। क्या कहते हैं? एक्वाटिक, आता है ना एक्वाफ्रेश। और उभयचर को अपन कहते हैं एम्फीबियन। क्या कहते हैं? एम्फीबियन। पता ही आपको, ये तो अपन इतना पढ़ाया था। उभयचर जो जल और थल दोनों पे। और इसका दूसरा उदाहरण वो है टेडपोल। क्या नाम है? टेडपोल। टेडपोल, ये आगे वेस्ट होकर क्या बनेगा पता है आपको? मेंढक। लेकिन मेंढक इसमें नहीं आता है, मेंढक इसमें आता है यूरिया। दूसरा उदाहरण, जलीय कीड़े मकोड़े, जो जल में रहते हैं, जलीय कीड़े मकोड़े, इसको अपन कहते हैं एक्वेटिक इंसेक्ट। क्या कहते हैं? एक्वेटिक इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े। अगला उदाहरण लिखिए आप, ये हो जाएंगे आप, अस्थिल मछलियां। अस्थिल, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, करो क्वेश्चन, ये पूछा गया कई बार। अस्थिल मछलियां, अस्थिल मछलियां मतलब ऐसी मछलियां जिनका अंत्य कंकाल हड्डियों का बना हो, अस्थियों का बना हो, उसे कहते हैं अस्थिल मछलियां। यानी कि बोनी, बोनी का मतलब हड्डी से बनी, फिशेज, जिनका अंत्य कंकाल किसका बना हो? हड्डियों का, अस्थियों का बना हो। क्लियर? अगला एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख नहीं पाऊंगा, जगह नहीं है, ये लिख रहा हूं। अगला एग्जाम्पल, कुछ संघ है जिनको आपको याद रखना है। कौन कौन से संघ? प्रोटोजोआ, दूसरा पोरीफेरा, ये संघ है जो आगे अपन पढ़ेंगे टेक्सोनोमी में, आपको नाम याद रखने हैं। इसका दूसरा नाम है स्पंज, तीसरा नाम है सिलेंट्रेटा और चौथा नाम है टिनोफोरा। इसमें सी साइलेंट है, टिनोफोरा।
फोरा। ये सारे एग्जाम्पल आ गए साहब इसके। ये संघ सारे सारे संघ है, कौन कौन से संघ? प्रोटोजोआ संघ, पोरिफेरा संघ, सिलेंट्रेटा और संघ टिनोफोरा। इनमें भी नाइट्रोजन वेस्ट कौन सा होगा? आपके अमोनिया होगा। ये उदाहरण लिखिए आप, फिर मैं इसके उदाहरण लिखता हूँ आपके। इधर लिख दो इसके, किसके? यूरियोटेलिक। इधर जगह नहीं है, आप देखिए, ये लिखिए, अलग कलर चेंज कर लेते हैं। अब यूरिया का उत्सर्जन करने वाले कौन कौन से देखिए आप। पहला उदाहरण भूस्तर, भूस्तरीय, भूस्तरीय, ये जलीय थे ना, ये थे जलीय। भूस्तरीय उभयचर, जो जल में थल पर रहते हैं, उभयचर। अंग्रेजी में क्या कहेंगे उसको? भूस्तर को टेरेस्ट्रियल। क्या लिखेंगे? टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट नहीं भाई हो, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियन, भू स्तर पर पाए जाने वाले, जो जमीन पर है। और इसलिए इसका उदाहरण हो गया दूसरा कौन सा? फ्रॉग। फ्रॉग यानी मेंढक। मेंढक इसमें आएगा, ध्यान रखना। और बताओ मेरे को। शार्क मछली, एक कौन सी? शार्क फिश, शार्क मछली, शार्क फिश मछली होने के बावजूद भी इसमें आती है, ध्यान रखना। और अपन भी इसी में आते हैं, ह्यूमन यानी मानव, अपन भी इसी में है। यूरिया ही तो निकालते हैं अपन भी। आगे बढ़िए। और समुद्री मछलियां, समुद्री मछलियां, इसको अपन कहते हैं मैराइन। समुद्री पानी को क्या कहते हैं? मैराइन फिशेज। ये सारे किसका उत्सर्जन करेंगे? यूरिया का। क्लियर? आगे बढ़िए। अब लास्ट रह गया कौन सा आपके? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का उत्पादन कौन कौन करेंगे? वो है एग्जाम्पल रेप्टाइल्स। रेप्टाइल जानते हैं आप? इसको अपन कहते हैं सरी सर्प, जो जमीन पर रेंग कर चलते हैं। दूसरा पक्षी, पक्षियों को अपन क्या कहते हैं? बर्ड्स, जो किस में आते हैं? अपने कौन से संघ में आते हैं? एवीज में। क्लियर? अगला लीजिए आप। जमीन पर पाए जाने वाला एक और है गोंगा, लैंड स्नेल। स्नेल का मतलब गोंगा होता है, जो मोलस का संघ में आता है, जमीन पर पाए जाते हैं, छोटे छोटे, बारिश के समय में मिलेंगे, समुद्री किनारों पर मिलेंगे। क्लियर? अब लिखिए, इनमें नाइट्रोजन, इनमें यूरिक एसिड, यूरिक एसिड पेस्ट, पेस्ट जानते हो? दूध पेस्ट, या तो उसको पेस्ट या पेलेट, मिंगनिया जिसको अपन कहते हैं, जो खाद आती है ना बकरी के अंदर, देखते ना, उस तरह की पेस्ट या पेलेट के रूप में होता है। किस रूप में होता है? या तो होगा पेस्ट के रूप में या होगा पेलेट के रूप में। इस प्रकार ये इनका करते हैं। तो आपको ये उदाहरण याद होने चाहिए, इसके अलावा कुछ याद की जरूरत नहीं है। तब आपको पता होना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है किसका? टेडपोल। टेडपोल किस में आता है? देख लो, अमोनिया में आता है, जबकि फ्रॉग किस में आता है? यूरिया में। बाकी सब आपको पता ही है। लिखिए साहब, ये सारणी बनाइए और इसे लिखिए और याद कीजिए उदाहरण को। एक सवाल पक्का आता है इसमें से। ये तो मेन मेन चीजें अपन ने बता दी। अब संघ वाइज अपन लिखेंगे कौन से संघ में क्या होता है। देखो यहाँ संघ ये आगे है, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। ये संघ में अमोनिया ही है। इसके आगे वाले संघ है उसका भी अपन लिखेंगे कौन से संघ में क्या क्या चीजें, स्पेशल प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, जैसे हमारे अंदर गुर्दे पाए जाते हैं, किडनी पाई जाती है। लिखिए फटाफट। हो गया साहब? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चार संघ जो है, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, तो चार संघ के अंदर अमोनिया है, ध्यान रखिएगा। इसके आगे वाले संघ के अंदर अभी अपन पढ़ेंगे कि हर संघ के अंदर एक विशेष स्पेशल संरचना पाई जाती है।
पढ़ाई का जो लेवल है वो हाई रखा गया है, सो दैट आपको क्वेश्चन पीएमटी के सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए साहब अगला लगाइए, अन्य उत्सर्जी अंग। यानी कि अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, अन्य उत्सर्जी अंग। कैसे? एक तरफ मैं लिख रहा हूं आपके संघ, संघ यानी अपन क्या कहते हैं इसको, फाइलम। दूसरी तरफ लिख रहा हूं मैं उत्सर्जी अंग यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम। क्लियर? तो सबसे पहले संघ लिखते हैं अपन प्लेटी हेलमिंथीज। क्या नाम है? प्लेटी हेलमिंथीज। ये अपन टेक्सोनोमी पढ़ेंगे ना, तब ये पढ़ेंगे संघ, सारे ध्यान रखिएगा। पहला कौन सा आ गया कि प्लेटी हेलमिंथीज, और इस प्लेटी हेलमिंथीज के अंदर और उसी के साथ में सबके एक साथ ले रहा हूं मैं रोटीफर्स, सबको एक साथ ले लिया ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। रोटीफर्स, और आपके तीसरा जो है वो आपके है सिफेलो। अगर रोटी, इसका एक उदाहरण ले लेते हैं साथ में, प्लेनेरिया। ये लीजिए प्लेनेरिया, जिसमें सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। जैसे मान लो कि छिपकली की पूंछ है, आपने काट दी, कितनी तेजी से वापस बनती है। वैसे ही प्लेटी हेलमिंथीज के अंदर एक सदस्य है जिसका नाम है प्लेनेरिया। इसमें सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता होती है पूरी एनिमल के अंदर। सबसे ज्यादा जो फास्ट, जो रैपिड, तेजी से जो पुनरुद्भवन होता है वो प्लेनेरिया में होता है। रोटीफर, दूसरा मैंने क्या लिखा है? रोटीफर। रोटीफर के अंदर आप देखो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं आती। तीसरा जो है, मैंने सारे उदाहरण एक जगह कर दिया, आपको कभी कोई दिक्कत आने का सवाल ही नहीं पड़ता। तीसरा है, उसका नाम है कुछ एनेलिडा के सदस्य। एक संघ आएगा आगे, कुछ एनेलिडा के सदस्य सदस्य का मतलब जीवी है। और लास्ट में आ जाता है सिफेलोकोर्डेटा। सिफेलोकोर्डेटा, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य है जिसका नाम है एम्फिओक्सस। क्या नाम है? एम्फिओक्सस। देखो, प्लेनेरिया में सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, और एम्फिओक्सिस जो है वो एक प्रकार का संपूर्ण कोर्डेट जीव है। कोर्डेट का मतलब रज्जू की, यानी जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी बनाने वाले सभी कोशिकाएं पाई जाती है, जिसको अपन कहते हैं एक आइडियल कोर्डेट, एक टिपिकल आइडियल कोर्डेट। वो कौन है? एम्फिओक्सिस से सबसे पहले बनने वाला। ये अपना सब कुछ टैक्सोनॉमी के अंदर पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब अपन बात करते हैं इनके अंदर क्या पाए जाते हैं। इनके अंदर जो सभी के अंदर एक ही संरचना होती है, इसका नाम है प्रोटोनेफ्रिडिया। ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटो मींस पहले, नेफ्रिडिया मतलब आगे जाकर ये क्या बनेगा? उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। तो आगे जाकर ये क्या बनेगा? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की डेवलपमेंट की 3 स्टेज होती है। प्रोटोनेफ्रिडिया पहले बने, मीजोनेफ्रिडिया उसके बाद में बने, मेटानेफ्रिडिया जो सबसे विकसित है, जो हमारे अंदर है वो भी कौन से है? मेटानेफ्रिडिया। हमसे पहले वालों में जीवों में क्या है? मीजोनेफ्रिडिया। जो सबसे पहले जीव आए थे उनमें क्या था? प्रोटोनेफ्रिडिया। यानी प्रोटोनेफ्रिडिया पहले आए, फिर मीजो आए, फिर मेटा आए। ये एक डेवलपमेंट की स्टेजेस है। तो इसमें पाया जाता है प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं। किसमें? प्लेटी हेलमिंथी जो रोटीफर हो
या कुछ एनालिडा के सदस्य हो, इन सब में आपको ये मिलेगा। क्लियर। और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट संरचना होती है, उसका नाम है फ्लेम सेल। क्या नाम है? फ्लेम सेल। ये मुख्य उत्सर्जी संरचना, ध्यान रखिएगा। मुख्य उत्सर्जी कौन सी है? फ्लेम सेल। तो पूछा जाए फ्लेम सेल किस में पाई जाती है? इन सब के अंदर फ्लेम सेल है। बिल्कुल। इनका कार्य क्या? कार्य इनका कार्य शरीर में आयनिक संतुलन को बनाए रखना तथा शरीर में परासरण नियमन करना। परासरण नियमन, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ओस्मो रेगुलेशन है। शरीर की परासरणता को बनाए रखना, क्योंकि उत्सर्जी पदार्थों के अगर शरीर से बाहर निकल जाएंगे तो शरीर के अंदर आयन भी बराबर रहेंगे और शरीर की जो परासरण की क्षमता होती है, जो आयनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वितरण होता है, वो सही रहेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। क्लियर। ये तो हो गई अपने 1 नंबर की बात। अब बात करते हैं अपन दूसरे नंबर की। दूसरा जो है वो है आपके कौन सा? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म, इसका दूसरा नाम है आपके फेरेटिमा, और हिंदी में अपन बहुत इजीली जानते हैं इसको केंचुआ। ये बारिश के समय खूब आता है केंचुआ। छोटा सा होता है, इसको किसान का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये जमीन के अंदर छेद बना देता है, जमीन को खोद देता है और जो कंपोस्ट खाद होती है उस खाद का भी निर्माण करता है। आपको पता है केंचुए की खेती भी की जाती है, क्योंकि वो अच्छी खाद बनाता है, जो बहुत उर्वरक जो होती है वो उपजाऊ होती है। ये भी किसका सदस्य है? ध्यान रखना, ये भी एनालिडा का सदस्य है। इसके अंदर क्या पाई जाती है? वो देखिए उत्सर्जी संरचना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसका नाम है नेफ्रिडिया। क्या नाम है? नेफ्रिडिया। बोले तो नेफ्रॉन से बना है क्या? नेफ्रिडिया। फिर आइए तीसरे की बात करें अपन तो कॉकरोच। ये आपके सिलेबस में इसलिए लिखा है, कॉकरोच एक प्रकार का कीड़ा। कीड़े को अपन क्या कहते हैं? इंसेक्ट। कॉकरोच के अंदर पाई जाती है मेल पीजियन नलिकाएं। क्या पाई जाती है? मेल पीजियन नलिकाएं। अंग्रेजी में लिखो आप, तो हिंदी को जितना कम लिखोगे उतना बेटर रहेगा, कारण कि मेडिकल में आगे इंग्लिश ही आनी है भाई। मेल पीजियन या पीगियन भी लिखते हैं कोई मेल पीजियन नलिका को क्या कहते हैं? ट्यूब्यूल्स। चलिए साहब, चौथा ये आप सब में अलग अलग है, देख लो आप। फिर आता है आपके किसके अंदर? क्रस्टेशियन। जीव का नाम है क्रस्टेशियन। अंग्रेजी में लिख रहा हूँ मैं, ये जीवों के लिखना पड़ेगा, ये वर्ग है, ये आर्थ्रोपोडा। क्रस्टेस कीड़े मकोड़े होते हैं, क्रस्टेशियन। इसका उदाहरण दिया उन्होंने, कौन सा उदाहरण है इसका? झींगा। क्या है उदाहरण? जीव का नाम क्या है? झींगा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राण। PRAWN, प्राण। इसके अंदर क्या पाई जाती है पता है आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये झींगा फिंगा जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो पाई जाती है उसका नाम है एंटीनल ग्लैंड। क्या नाम है? एंटीनल ग्लैंड। क्या नाम है? एंटीनल ग्लैंड, या इसका दूसरा नाम भी आप ध्यान रखें। 1 मिनट यार, कोई चींटी काट गई। एंटीनल ग्लैंड, या इसको अपन ये भी कहते हैं क्या? ग्रीन ग्लैंड। क्या कहते हैं? ग्रीन ग्लैंड। चींटियाँ कहाँ से आ गई? क्लियर। जब देखिए आप सब में, इनमें अलग है चारों में, इसमें अर्थवॉर्म में नेप्रिडिया, इसमें कॉकरोच, इसमें क्रस्टेशियंस। ये सारी बातें अपन ने पढ़ी है। क्लियर। अब अपन कल जो पढ़ेंगे, कल का हेडिंग लगाओ, कल अपन पढ़ेंगे यूरिया साइकिल। क्या पढ़ेंगे? यूरिया साइकिल। यानी हमारे अंदर यूरिया का निर्माण कैसे होता है। ओके गाइस, तो आज अपन ने पढ़ा है कि नाइट्रोजन वेस्ट के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं, उत्सर्जन की परिभाषा क्या होती है। कल हम पढ़ेंगे यूरिया साइकिल, तो यूरिया साइकिल कहाँ होता है, कैसे होता है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे किडनी की संरचना। ओके, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।